हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में, जिसका जो है हम वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बन है, जो आप जानते हैं, जैसे कि कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। कैसे वर्सेटाइल एलिमेंट है? क्योंकि यही एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा तरीके से दूसरों के साथ जुड़ सकता है। यानी कार्बन के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके कारण वो जो है दूसरों के साथ जुड़ना या खुद के साथ जुड़ना बहुत पसंद करता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो है टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण ही आप देखते हैं कि कार्बन जो है इतने सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी खुद के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरीके से इस कार्बन की नेचर के कारण ही एक पूरी नई ब्रांच बन जाती है केमिस्ट्री की, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जिसको आप डिटेल में 11वीं क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या समझना है? हमें समझना है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड में कार्बन क्या है, उसके छोटे मोटे कंपाउंड्स कैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कार्बन कितने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग एलेट्रोप की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे कि आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। और इसी के साथ में हम कुछ इसके कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे इथेनॉल कार्बन का एक कंपाउंड है, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथेनोइक एसिड वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है। इसके साथ में हम पढ़ेंगे कि मिसेल फॉर्मेशन, साबुन कैसे काम करते हैं, सोप्स कैसे काम करते हैं, डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, और उसके कारण कैसे हम अपने क्लोथ्स को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कार्बन के बारे में। यानी कार्बन जो है, कार्बन कंप्लीट्स इट्स octet by sharing of 4 electron in its own atom with its own atom और with other element। यानी कार्बन जो है ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि अपनी जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरे करना। जैसे हम मान के चलते हैं कार्बन जो है एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 6 होता है। इसका एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट भी कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट या बस बंटवारा किस तरीके से होगा इस क्लोरीन कार्बन के अंदर? तो पहली शेल में आएंगे 2, दूसरी में आएंगे 4। तो ये जो 4 हैं, यानी जो बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देते हैं बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में ही हमें सब पढ़ना है कि कार्बन ऐसा क्यों कर रहा है। सो कार्बन जो है ऑक्टेट पूरा करता है, यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है यहां पर ऑक्टेट में क्या चाहता है? इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन आने के लिए कार्बन जो है अलग अलग तरीके आजमाएगा। क्या तरीके आजमाएगा? अपने जैसे एटम के साथ बंधेगा और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। यानी ये कैसा नेचर का हो जाता है? टेट्रावैलेंट हो जाता है। यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और इसे ही क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। क्या कह देते हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी कार्बन जो है 4 वैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कार्बन को समझ सकते हैं कि कार्बन जो है जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हो सकता है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहली बात आती है, ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक अद्भुत प्रॉपर्टी शो करता है जिसे हम कैटिनेशन के नाम से जाना करते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन एक एबिलिटी होती है। क्या? किसी भी पर्टिकुलर एटम की एबिलिटी की वो कैसे खुद के साथ जुड़ जाए और दूसरे एटम्स के साथ जुड़ जाए, यानी एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। यानी एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। यानी कार्बन जो है इस तरीके से जुड़ता जाएगा, एक लंबी चेन बनाने के लिए जुड़ सकता है, या फिर अलग तरीके से कैसे जुड़ेगा? इस तरीके से भी जुड़ सकता है कि कार्बन जो है इस तरीके से कंबाइन होने लगे। तो इस तरीके से कार्बन जो है कंबाइन होता है, आपस में जुड़ सकता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है।
सो दिस प्रॉपर्टी, ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी जिम्मेदार होती है। दिस प्रॉपर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के जो है लार्ज नंबर में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन जो है जनरली प्रेजेंट होगा, उन्हीं कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेंगे। चलिए, सो दिस लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एक्ट एज अ बैकबोन टू विच अदर एटम्स आर अटैच्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वे। यानी ये जो बैकबोन है जो मैंने अभी बनाई है यहाँ पर, कार्बन कार्बन कार्बन, ये एक बैकबोन का काम करती है, यानी पीछे बनती रहती है और इसके साथ में अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं या अदर अदर एलिमेंट। जैसे 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, कैसे पता? हमने अभी बात करी थी, टेट्रावेलेंट होता है। इसका मतलब बाकी बॉन्ड कैसे पूरे करेगा? हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से दूसरे कार्बन भी बाकी बॉन्ड किसके साथ पूरे करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया इस कार्बन ने, तो बाकी के बचे हुए 3 बॉन्ड किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये यहाँ पर क्या बन गया? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब इस H की जगह और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी आकर जुड़ सकते हैं। सो कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड विद इट्स एटम और विद अदर एटम टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। यानी कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड होगा तो बाकी के बॉन्ड्स पूरे करने के लिए, यानी टेट्रावैलेंसी पूरे करने के लिए हर कार्बन को बाकी 3 बॉन्ड किसी और एलिमेंट के साथ बनाने पड़ेंगे। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। अब यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बन ने 2 वैलेंसी तो अपनी पूरी कर ली है, टेट्रावैलेंट यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 दूसरे किसी एलिमेंट के साथ बना लेगा। इसी तरीके से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो 3 बॉन्ड कार्बन के बन गए, तो एक चौथा बॉन्ड किसी और के साथ बना सकता है, यानी एक चौथा बॉन्ड किसी और के साथ ये बना लेगा। तो इस तरीके से कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन जो है कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर 2 एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे। कैसे? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच में बनने वाला केमिकल बॉन्ड, वो सेम एलिमेंट का हो सकता है और 2 एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके, तो वो क्या करेगा? दूसरे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, यानी दूसरे कार्बन के साथ जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? ये जो हम बॉन्ड अभी तक बनाया है इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे? शेयरिंग के कारण, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बीच में क्या कर लेंगे? शेयर करने लगेंगे। अब शेयर करने लगेंगे तो ये क्या बन गया? एक यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया? यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो ये हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसे क्या बोलेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और बाकी की जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं तीनों पर, ये बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ शेयर कर लेंगे ताकि वहां पर भी बॉन्ड बन सके। इसी तरीके से यदि कार्बन जो है दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, तो यहां पर क्या बनता है? कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, अगर यही कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगे, क्या करने लगे? 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने लगे, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कह देंगे कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया है। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं कार्बन के केस में। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनके पास बचे हैं वो दूसरे के साथ शेयर कर लेगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है ही, शेयर कर लिया, एक बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस तरीके से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर।
तो ये हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो बन गया बॉन्ड, ये बन गया। तो ये क्या हो गया, वैलेंसी भी पूरी हो गई। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, तो हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके से जो है खुद के साथ भी बॉन्ड बना लिया, दूसरे के साथ भी। किस तरह के, कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, यानी कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। यानी जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो जनरली कोवलेंट नेचर के होते हैं, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनेंगे उनकी हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। सो कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि ये फिजिकली दिखते कैसे हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं। बट कंपाउंड्स विद हाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सॉलिड। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा हो, मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या बना लेते हैं, सॉलिड बना लेते हैं। लेकिन जनरली जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं वो गैस होते हैं। जैसे कि CH4 गैस है, H2 गैस है, O2 गैस है, Br2 क्या होता है, लिक्विड होता है, I2 क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ज्यादा है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो गया। सबके सब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये। चलिए सॉलिड में हो गया यूरिया, ग्लूकोज, नेफ्थलीन। लिक्विड में हो गया वाटर, इथेनॉल, बेंजीन। गैस क्या होगा, मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब क्या हो गई, गैसेज हो गई। और लिक्विड्स में हो गए वाटर, इथेनॉल, बेंजीन, ये सब क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जो कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे हमारे पास आता है सेकंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। तो क्योंकि हमें पता है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बना है इसका मतलब ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। सो कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कोवलेंट कंपाउंड्स आर वीक। क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, किसके अंदर, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर या कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग नहीं है यानी वीक है। वीक है इसका मतलब कि लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके हो जाएंगे। चलिए लेकिन यहां पर नोट देने वाली बात है, यानी ध्यान से समझने वाली बात यह है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, कोवलेंट सॉलिड है, यानी डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन ये कोवलेंट कंपाउंड है। सेकंड, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई होते हैं। यानी डायमंड है, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, सब्सटेंस है, इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ब्रेक नहीं करा जा सकता। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेल्ट कर दोगे उसे, बॉयल कर दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड्स ही वीक फोर्सेस से बंधे हों, यानी वीक हों, यानी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो, लेकिन कुछ का हाई भी होता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट करने की एबिलिटी, किसी चीज को कंडक्ट करने की एबिलिटी। सो कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, भाई पानी है, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना है, तो हमें क्या चाहिए, पानी के अंदर आयंस चाहिए। आयंस यानी चार्जेस स्पीसीज, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव क्या होता है, आयंस है। Mg2 पॉजिटिव, Cl माइनस क्या है, आयंस है। तो यदि ये होंगे तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है, लेकिन यदि आयंस ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कोवलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अब कोई भी बॉन्ड यदि शेयरिंग से बना है तो वो आयंस में तो ब्रेक होगा नहीं, जब उसे पानी में अंदर डालेंगे तो आयंस के अंदर ब्रेक नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज
दे कंटेन नाइदर द नायंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन नेसेसरी फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस चाहिए वो इनके पास नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स के बारे में। इसके बारे में एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। यानी एलिमेंट सेम होगा लेकिन वो अलग अलग तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना रहा होगा। जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये तीन क्या है? कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। यानी है तीनों के अंदर कार्बन, यानी एलिमेंट जो है जिससे ये मिलके बने हैं। डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है और फ्लोरीन भी कार्बन से बना है। लेकिन तीनों बने एक ही चीज से हैं, कार्बन से। लेकिन तीनों के अंदर जो बॉन्डिंग है यानी जो अरेंजमेंट है इन कार्बन्स का वो अलग अलग तरीके से है। अब अलग अलग तरीके से होने के कारण इनकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी अलग अलग हो जाती है। तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डायमंड के बारे में। डायमंड क्या होता है? जैसा कि आपने सुना होगा डायमंड है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए तो यही है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर जिसके पास कुछ एक्स एक्सिस में भी हो, वाई में भी हो और जेड में भी हो, यानी वो 3D में हो। जैसे आप कोई भी मान लीजिए ये मेरे पास कोई पॉइंटर का ये है, तो ये क्या है? 3D के अंदर है। ये पेन है, ये भी 3D के अंदर, यानी इसके पास कुछ एक्स एक्सिस में भी चीज है, वाई में भी है, यानी इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो यदि इसके पास तीनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरीके से जो डायमंड है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अंदर होता क्या है? एक कार्बन है वो बाकी के 3 कार्बन से लिंक होगा। यानी जैसे यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है तो ये ऊपर वाले कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से लिंक होगा। अब ये वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से लिंक होगा। इसी तरीके से कार्बन सब आपस में लिंक होते चले जाएंगे। यानी एक कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये फिर फर्दर ऐसे आगे कार्बन से जुड़ा होगा, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, ये ऐसे आगे जुड़ा होगा। इस तरीके से ये सब आपस में जुड़े रहेंगे। ये भी ऊपर से कनेक्टेड होगा कार्बन से। तो हर कार्बन जो है बाकी 4 कार्बन से लिंक होता है। किसके अंदर? इसके अंदर। तो इसके अंदर यदि ऐसा है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अगला क्या है? इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। ये डायमंड होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस एंड क्वाइट हैवी। थोड़ा भारी भी होता है यानी वजन होता है इसका। और दूसरी बात चमकदार होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है? एक डायमंड है और ये क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। तो डायमंड कार्बन से ही बने हुए होते हैं जिसके अंदर हर कार्बन जो है बाकी फर्दर 4 कार्बन से कनेक्टेड है। यानी चारों की चारों वैलेंसी उसकी यूज हो रही है बॉन्ड बनाने में डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाता है और जो नेचुरली हमें दिखता है, यानी आप यदि डायमंड को हाथ में देखोगे तो वो कुछ इस प्रकार से हमें नजर आएगा। क्लियर है? अगला पॉइंट इसके अंदर है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ग्लास कटर। यानी इससे हम ग्लास कटर बना सकते हैं। यानी इसके थ्रू, डायमंड के थ्रू हम ग्लास को भी कट कर सकते हैं। इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, अंगूठी बनती है, नेकलेस बनता है, इस तरह की चीजें इससे बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक ज्वेलरी की तरह यूज करा जाता है, तभी तो इतना महंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एलोट्रोप आता है हमारे पास कार्बन का ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जनरली आप पेंसिल की लीड में भी देखते हैं। वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट की बात करी जाए, सो इन ग्रेफाइट के अंदर जो हर कार्बन है वो बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन, सो गिविंग द हेक्सागोनल एरे। एरे का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, जिसके अंदर कार्बन जो है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि वो एक हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसी दिखेगी। कार्बन इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे आपस में। ठीक है, फिर ये फर्दर यहां पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होते जाएंगे। यानी जो एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ गया। इस वाले कार्बन की मैं बात करूं तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, एक इससे, 2 से, 3 से। इस तरीके से हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन से फर्दर
जुड़ा रहता है, किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। अगला पॉइंट इसके पास आता है, इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपैक सब्सटेंस विच इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। यानी ये जो है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, और स्लिपरी होता है यानी फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि एक हेक्सागोनल रिंग ये हो गई, दूसरी हेक्सागोनल ये होगी, तो आपस में फिसल जाएंगी। जैसा कि इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, तो इसके अंदर देखो ये क्या हो गया, एक हेक्सागोनल रिंग हो गया, ये क्या हो गया, एक हेक्सागोनल रिंग हो गया। एरे बोलते हैं, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, और ये दूसरा हो गया सेकंड हेक्सागोनल एरे। तो अगर ये दो एरे हैं यानी कुछ इस तरीके से पूरी एक लेयर के अंदर है, अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है यानी फिसल सकती है, तो इस वजह से ये कैसा नेचर का हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। सो अगला पॉइंट इसके पास है कि क्योंकि यहाँ पर ये एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ जुड़ रहा है, अब किसी कार्बन के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब एक एक बॉन्ड शेयर कर लिया, तो इसके पास एक बॉन्ड जो है वो फ्री बच जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इस वजह से क्या करता है, ये गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन एट ईच कार्बन एटम। हर कार्बन एटम के पास यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर हो गया है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट इसके पास आता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड कर्व्स ऑफ पेंसिल। इलेक्ट्रोड्स बनाने में जो पेंसिल की कर्व्स यानी पेंसिल के अंदर की जो लेड होती है उसको बनाने में यूज करा जाता है ग्रेफाइट का, जैसे कि ये बनाने में इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इस स्ट्रक्चर के कारण क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट भी हो जाता है, तो सॉफ्ट है और साथ ही साथ स्लिपरी है, स्लिपरी और सॉफ्ट हो जाता है। सो नोट यहां पर डाल सकते हैं हम कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस व्हाइल ग्रेफाइट इज द स्मूथ एंड स्लिपरी। यानी डायमंड जो है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोर सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ है और साथ ही साथ स्लिपरी है, यानी फिसल भी सकता है और सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास तीसरा एलोट्रोप आता है फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। कैसा दिखता है, ये फुटबॉल के जैसा दिखता है, कैसा, फुटबॉल लाइक शेप। फुटबॉल के जैसी इसकी शेप होती है। सो इट कंटेन्स क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स joined together to form a spherical molecule which is of a football shape। यानी एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, यानी कार्बन इसके अंदर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है कि एक स्फीयर का फॉर्म ले लेता है। स्फीयर मतलब जैसे आपके घर में फुटबॉल है उसके जैसा हो जाता है, जैसे फुटबॉल के ऊपर वो बने रहते हैं ना, बॉक्स बने रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी बॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल के ऊपर बॉक्स आपने देखा हो इस तरीके से, तो इसके ऊपर भी बॉक्स बने रहते हैं, यानी रिंग्स बनी रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट। इस एलोट्रोप को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। फुटबॉल जैसा ही हमें दिखा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि सीरीज होती है, यानी बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इकट्ठा करके एक सीरीज बनाई गई है, जिसके पास क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, in which the successive member differ in the molecular formula by CH2 group and the different members of the series are called homologous। जैसे हमारे पास एल्केन हो, क्या हो गया, एल्केन हो गया। एल्केन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तो अब अगर हमारे पास एल्केन है तो इसके अंदर n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो यहां पर हमारे पास आएगा एक फॉर्मूला, क्या आएगा, C1H2 × 1 + 2 दैट इज CH4। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया ऑफ होमोलोगस सीरीज, ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन की होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर हो गया ये। ठीक है, एल्केन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। दूसरा क्या होगा, C2H6, इसके अंदर CH2 ऐड कर दो, यहां हमारे पास C2H6 आ जाएगा। तो ये जो मेंबर्स ऐसे बनेंगे, यानी पहला बना CH4, दूसरा बना C2H6, इस तरीके से n की वैल्यू 3 डालोगे तो यहां पर आएगा C3H8,
तो ये क्या हो गया, एक होमोलोगस सीरीज होगी। यानी CH2 ऐड करा पहले वाले में तो ये आया, इसके बाद CH2 ऐड करा तो ये आया, तो ये एक पूरी सीरीज बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसी तरीके से एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। अब इसका जनरल फॉर्मूले की बात करें तो जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 डालेंगे, क्योंकि इनिशियल इसके अंदर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करा जाता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। n 1 क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि यदि मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पर आएगा C1H2 यानी CH2। अब CH2 आ गया, क्या है यहाँ पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हुई, नहीं हुई। नहीं हुई तो इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन जो है हमेशा टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड हमेशा बनाएगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H4 हो गया। अब इसके अंदर क्या करें, CH2 ऐड कर दें, यहाँ पर क्या बनेगा C3H6। एक और CH2 ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या बना C4H8। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं C2H4, C3H6, C4H8, ये सब क्या है, होमोलोगस मेंबर है। क्या है, होमोलोगस मेंबर ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोलोगस सीरीज बनी है उसके ये मेंबर्स हो जाएंगे। यानी पहले कार्बन होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से CH2 जोड़ते जाओ और जोड़कर एक बहुत लंबी चेन हम बना सकते हैं, और इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। इसी तरीके से तीसरी हो जाती है एल्काइन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, CnH2n-2। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या आएगा C2H2, n की वैल्यू 3 रखोगे तो आएगा C3H4। ये कैसे आएगा, प्लस CH2 कर दो, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, होमोलोगस सीरीज हो गई। अब इसके अंदर में मैं प्लस CH2 करूंगा तो इसका तीसरा मेंबर आ जाएगा, यानी C4H6। ये क्या हो गया, थर्ड मेंबर हो गया। तो ये क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज हो गई है। तो इस तरीके से हम जो है होमोलोगस सीरीज को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है कि ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शन ग्रुप, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के, उसके पास सेम फंक्शन ग्रुप होगा। यानी यदि हमारे पास एल्कीन का होमोलोगस सीरीज है तो उसके अंदर सारी की सारी क्या होंगी, एल्केन होगी। इसी तरीके से यदि हमारे पास एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है तो उसके अंदर जितनी भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे एल्कीन के होंगे। इसी तरीके से एल्काइन की यदि होमोलोगस सीरीज है तो वहां पर सारे के सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो एल्काइन होंगे, यानी सारे के सारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को रखते होंगे, यानी उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। सेकंड पॉइंट, ईच मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय इट्स हायर एंड लोअर नेबरिंग मेंबर बाय अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। हायर लोअर का मतलब क्या है, जैसे सबसे पहला हो गया CH4, तो इसके बाद हायर मेंबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा C2H6, क्योंकि इसमें CH2 ऐड हुआ है, और CH2 में एक और बार, मतलब C2H6 में एक बार और CH2 ऐड करोगे तो बनेगा उससे हायर मेंबर होमोलोगस ऑफ दिस सीरीज। अगर C3H8 का लोअर मेंबर कहें तो वो कौन होगा, C2H6, क्योंकि उसमें से CH2 घटाना पड़ेगा। हायर मेंबर यानी जो मेंबर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH2 ऐड करने पर आया है वो हायर मेंबर। यदि किसी कंपाउंड में से हम CH2 को हटा लेते हैं, उससे नीचे मेंबर जो आता है उस पर्टिकुलर सीरीज का, उसे हम लोअर मेंबर कहते हैं होमोलोगस सीरीज का। चलिए अगला पॉइंट यहां पर है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 14 मास यूनिट बिकॉज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH2 इज 14। कार्बन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होते हैं, 14 होते हैं। कैसे 14 होते हैं, कार्बन जो है उसका 12 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 12 प्लस 2 इंटू 1, 12 प्लस 2, तो क्या आ गया 14। क्या आ गया बेटा, 14 आ गया। इसका मतलब जो CH2 ग्रुप है उसका जो मास होता है वो 14 होता है, यानी दो मेंबर होंगे यदि किसी होमोलोगस सीरीज के, तो उनके बीच के मास का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यदि आपको दे दें तो उनका नाम कैसे लिखोगे, उसका नामकरण कैसे लिखोगे, यानी बताओगे कैसे। मैंने आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया तो आप कैसे बताओगे कि इसका नाम क्या है, कैसे पहचानोगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे।
तो नोमेनक्लेचर के अंदर दो तरीके होते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड को नाम देने के। सबसे पहला ट्राइवल सिस्टम, दूसरा आयुपैक सिस्टम। दूसरे वाला आयुपैक, पहले वाला ट्राइवल। तो जनरली हम जो है आयुपैक को यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हमें ट्राइवल नहीं पढ़ना है, हमें ट्राइवल भी पढ़ना है। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत समय पहले हमने ऐसा देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम नाम दे रहे थे। कैसे? जिस सोर्स से वे मिले थे, यानी जिस कंपाउंड का जो सोर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया। इसी को हम बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम। यानी जैसे यूरिया है, उसका नाम कैसे पड़ा कि वो सब्सटेंस हमें यूरिन ऑफ मैमल्स के यूरिन से मिला, इसलिए उसका नाम हमने यूरिया रख दिया। ठीक है। सो दीज नेम्स आर विदाउट एनी सिस्टमेटिक बेसिस एंड आर नोन एज कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। तो ये जो नाम है इस तरीके की, जैसे यूरिया, ये क्या हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। जैसे हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं किसके लिए, CH3COOH के लिए, तो ये भी क्या हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। इसका कोई सिस्टमेटिक नेम नहीं है, कॉमन नेम है इसके लिए। चलिए, तो अब हम सिस्टमिक नेम की बात करेंगे। तो सिस्टमेटिक नेम की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है आयुपैक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आयुपैक सिस्टम। अब आयुपैक का मतलब क्या होता है, यानी आयुपैक की फुल फॉर्म क्या है? आयुपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है ये? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी बहुत सारे लोगों ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने दे दिया कि आयुपैक, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसके अंदर जो ये लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से नाम देंगे। अब यदि किसी कंपाउंड को हमें पढ़ना है तो हमें पता होना, अच्छा ये इस नाम का व्यक्ति है, हमें इससे बात करनी है, ऐसे ऐसे डील करनी है, तो हमें पता होना चाहिए वो व्यक्ति का नाम क्या है वो व्यक्ति। तो उसे जानने के लिए इन्होंने नाम देना शुरू करा। तो उसके नाम देने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस बताया कि इसके अकॉर्डिंग ही हम नाम देंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ताकि जनरल नाम दे सके। यानी यदि मैं यहाँ पर किसी नाम को बताऊं तो यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है या यूके में बैठा है तो वो भी समझ सके कि मैं किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इन्होंने कैसे दिया? सो अकॉर्डिंग टू आयुपैक द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। तो इनके मुताबिक कोई भी नाम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ड रूट। क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उन्हें कौन बताएगा? वर्ड रूट बताएगा। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है, जो पहले लगता है। और सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है। जैसे मैं एक यहां पर नाम लिखूं, मिस्टर पप्पू कुमार, ठीक है, मैंने एक नाम ले लिया जनरल कोई भी, तो मिस्टर यहां पे क्या हो गया? प्रीफिक्स। पप्पू क्या हो गया? वर्ड रूट। इसका क्या हो गया? पप्पू इसके लिए वर्ड रूट। और कुमार यहां पर क्या हो गया? सफिक्स। सफिक्स मतलब वो जो नाम के बाद में लगे, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगे, और वर्ड रूट जो एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन को बताए उसे ही हम वर्ड रूट कहते हैं। जैसे यहाँ पर पप्पू जो है वो वर्ड रूट है, कुमार जो है वो सफिक्स है, और मिस्टर जो है वो प्रीफिक्स है। अब यहाँ पर मिसेज, मिस कुछ भी हो सकता है प्रीफिक्स। इसी तरीके से सफिक्स में भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, इसी तरीके से वर्ड रूट में भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यानी किसी और व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स अलग हो जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति का आ जाए तो प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स अलग हो जाएगा। किसी लड़की का आ जाए तब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग हो सकते हैं ये तीनों चीजें। ठीक है। तो इनके बारे में बात करना है। अब इनको अरेंज कैसे करते हैं? इनको अरेंज हम इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने वहां पर लिख के बताया। अ कंप्लीट आयुपैक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिटन एज। कैसे? सबसे पहले प्राइमरी चीजें लिखते हैं, यानी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे हम, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जो हमें बताता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन है ये बताएगा, एल्कीन है ये बताएगा, या एल्काइन है हमें ये बताएगा। यानी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है वो हमें कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स बताएगा। सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा? और चीजें बताएगा, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे।
इसी तरीके से प्रीफिक्स हमें कुछ बताएगा और वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले वर्ड रूट देख लेते हैं। वर्ड रूट क्या है, तो वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट के अंदर चेन लेंथ यानी कार्बन का नंबर, यानी नंबर ऑफ कार्बन, यदि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 1 है तो वर्ड रूट उसके लिए हम मैथ लिखेंगे, यदि 2 है तो एथ लिखेंगे, यदि 3 हो गया तो प्रोप लिखेंगे, 4 हो गया तो ब्यूट लिखेंगे, 5 हो गया तो पेंट लिखेंगे, 6 हो गया तो हेक्स लिखेंगे, 7 हो गया तो हेप्ट लिखेंगे, 8 हो गया तो ओक्ट लिखेंगे, 9 हो गया तो नॉन लिखेंगे, 10 हो गया तो डेक लिखेंगे। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, इसके अंदर कार्बन कितना है, 1, यदि 1 है तो वर्ड रूट क्या होगा, मैथ, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। यदि यहां पर आ गया C2H5, C2H6 लेते हैं तो यहां पर कितने कार्बन है, 2, यदि 2 आ गए तो क्या हो जाएगा, एथ। आगे और पीछे क्या लगेगा, यानी सफिक्स कैसे लिखेंगे और प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताऊंगा, सिर्फ मैं अभी वर्ड रूट देखना बता रहा हूं आपको कि वर्ड रूट को कैसे देखते हैं। यदि यहां पर कहीं पर दे दिया C5 तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। यदि यहां पर दे दिया 6 तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेक्स। यदि यहां पर दे दिया दिस तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट। यदि यहां पर दे दिया C9H18 तो 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बन 9 है तो आ जाएगा नॉन। यदि C10H20 दे दिया यानी 10 कार्बन है तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्ड रूट डेक। यानी 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो हम इसको यूज करेंगे एज अ वर्ड रूट। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जो पहले लगेगा, देयर आर फ्यू ग्रुप्स विच आर नॉट रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स एंड आर रिप्रेजेंटेड एज प्रीफिक्स, यानी कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानते। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे पहले समझो कि सब्स्टिट्यूएंट इन्हें नहीं मानते हैं और उन्हें पहले लगाते हैं किसी वर्ड रूट से। जैसे कोई कार्बन का कंपाउंड इस तरीके से प्रेजेंट है आपके पास और यहां पर कोई कार्बन प्रेजेंट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं जो सफिक्स में काम आएंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यदि यहां पर लग गया फ्लोरीन तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। यदि यहां पर क्लोरीन आ जाता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते क्लोरो। यदि इसकी जगह आ जाता ब्रोमो यानी ब्रोमीन तो उसकी जगह लिखते हैं हम ब्रोमो, यानी ओ लगा देना है। क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। यानी F हुआ तो फ्लोरो, Cl हुआ तो क्लोरो, Br हुआ तो ब्रोमो और I हुआ तो आइडो और लास्ट क्या है, R। R ग्रुप का मतलब है कोई भी कार्बन का ग्रुप। यदि यहां पर हमारे पास हुआ CH3, यदि हमारे पास हुआ C2H5 इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। तो यदि CH3 हुआ इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ और YL इसके आगे लगा देते हैं। 2 कार्बन है यानी ईथ, एल्काइल का वैल्यू है इसका मतलब आइल तो इथाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास सफिक्स। अब सफिक्स 2 तरीके के हमने देखे हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी क्या बताता है, हमें बताता है नेचर ऑफ लिंकेज कैसा है कार्बन कार्बन एटम का, यानी कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। तो यदि हमारे पास कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इफ द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड द प्राइमरी सफिक्स इज एन, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन। क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। यानी सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंडरी सफिक्स की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो प्रेजेंस बताए किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बताए। यदि किसी केमिकल प्रॉपर्टी
के बारे में जानना हो तो हम देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये पता चल जाए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है तो हम उसकी काफी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास है एल्कोहल तो क्या हो जाएगा, सफिक्स ओल। यदि हमारे पास है एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप है तो हो जाएगा आल, AL। यदि हमारे पास कीटोन है यानी कार्बन डबल बॉन्ड O तो हो जाएगा 1, ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप है तो हो जाएगा ओइक एसिड। तो क्या नाम हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सफिक्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 4 ही सफिक्स हैं आपके पास, एल्कोहल होगा तो ओल, एल्डिहाइड होगा यानी CHO ग्रुप होगा तो आल, कीटोन होगा तो 1, कार्बोक्सिलिक होगा COOH होगा तो ओइक एसिड, तो ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम नाम देंगे। भाई हमने पढ़ लिया IUPAC की नेम क्या है, वर्ड रूट है, उसके अंदर प्रीफिक्स है, सफिक्स है, लेकिन कैसे उसको नाम दोगे ये तो बताओ। तो नाम की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन को काउंट करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग देनी शुरू करेंगे कार्बन को। कैसे, शुरू से पकड़ो और एक लंबी चेन को नंबरिंग दे दो, यानी 1 2 3 4 5, 5 तक नंबर देंगे। यानी कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए तो नाम हो जाएगा पेंट। क्या हो गया, वर्ड रूट पेंट हो गया। क्या इसके अंदर कोई प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में क्या था, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो, फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो था, एल्काइल था। क्या यहाँ पर कोई प्रीफिक्स आया, नहीं आया, तो प्रीफिक्स की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। अब सफिक्स में क्या होता है, 2 सफिक्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच को बताए। यहां पर कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। तो पेंट के आगे क्या लिख दूं, इन। तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का, पेंटेन। 5 कार्बन है, सबके सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन आ गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए इसका IUPAC नेम पूछे तो क्या होगा, सबसे पहले नंबरिंग देंगे। नंबरिंग यहां से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 हो गए। अब यहाँ पर 2 पर क्या लगे हैं, ये 2 ग्रुप लगे हैं। ये क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं होंगे, ये क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल में भी यदि CH3 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स क्या है, दूसरी पोजीशन पे, यानी 2 2, क्योंकि 2 पर एक मिथाइल है, 2 पर ही दूसरा मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे विद कोमा, आगे लगाएंगे डैश। क्या है इसका नाम, मिथाइल। कितने मिथाइल है, 2। तो यदि डाई है, 2 मिथाइल है तो आ जाएगा डाई मिथाइल। तो 2 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है ये, 3। तो प्रोप, सबके सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कार्बन के, इसका मतलब एन। तो क्या नाम हो गया, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसी तरीके से यहां पर आते हैं, 1 2 3 4 तक दे दिया। तो यहां पर भी 2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेकंड कार्बन पर आ रहे हैं। 2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट, सबके सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ब्यूटेन। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए अगला एक कंपाउंड में आपको दे दूं, इस तरीके से आने लगे कोई, इसका नाम बता दो भाई। तो क्या कहोगे, बता देंगे, कौन सा बड़ी बात है, क्या नाम बताओगे। कितने कार्बन है, सबसे पहले ये देखो 2, तो हो गया एथ। सबके सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एथेन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, हाँ, OH है, यानी एल्कोहल ग्रुप है। यदि एल्कोहल ग्रुप होता है तो ओल आता है, यानी इथेनॉल, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। यदि हमारे पास ऐसे कुछ आने लगता, CH3 CH2 CH2OH, तो कितने कार्बन हो गए, 3, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी प्रोपेन ओल। क्या हो गया, प्रोपेनॉल। इसी तरीके से यदि मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 1 2 3 हो गए, यानी प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब N, और ये ग्रुप आया तो इसका मतलब आल।
तो प्रोपेनाल, क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनाल हो गया। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन मैंने लिखने लगू ये कि इसका नाम बताओ। कितने कार्बन है? दो। दो का मतलब एथ, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड यानी एन आएगा। COOH ग्रुप यानी ओइक एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? इथेनोइक एसिड। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, सिर्फ कार्बन काउंट करो, उसके बाद देखो कार्बन कार्बन के कैसा बॉन्ड है बता दो, उसके बाद जैसा फंक्शनल ग्रुप हो वैसा नाम लगा दो, जैसा फंक्शनल ग्रुप हो वैसा नाम लगा दो। आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम जो है आयुपैक नेम को लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इथेनॉल, ये हो गया प्रोपेनॉल, ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया पेंटेन, ये हो गया ओइक एसिड, ये हो गया अलग ग्रुप, इसी तरीके से ये हो गया प्रोपेनॉल। तो हमारे पास ये सब क्या हो गए? आयुपैक नेम हो गए। क्या हो गए? आयुपैक नेम हो गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देख लेते हैं। जैसे यहां पे आने लगे आपके पास CH3 CH2 Cl, तो पहला दूसरा यानी एथ, सिंगल एथेन, क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसका मतलब कैसा होगा बताओ? नाम आएगा इसका, क्या नाम आएगा? 1-क्लोरोइथेन। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग यहां से होगी, ये वाली नहीं होगी। क्यों? जहां से सब्स्टिट्यूएंट के अलावा वाला ग्रुप यानी प्रीफिक्स लगा होता है, वहीं से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। यानी पहला होगा कार्बन, उस कार्बन से जो क्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मेरे पास ये हो जाए CH3 CH2 CH CH3, यहां पर हो गया Br। अब मुझे नंबरिंग करनी है। नंबरिंग सबसे पहले मैं कहां से करूंगा? उस कार्बन से करूंगा जो इस Br के पास हो, यानी यहां से करूंगा 1 2 3 4। 2 पे क्या है? ब्रोमो, तो यहां लिखेंगे 2 ब्रोमो, 4 ब्यूट, सबके सब कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एन। तो क्या आ गया? 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया। इसी तरीके से यदि आपके पास कंपाउंड हो जाए कुछ इस तरीके से CH3 CH2 CH2 COOH, कितने कार्बन हो गए यहां पर? गिन लेंगे 1 2 3 4, 4 हो गए, यानी ब्यूट, सबके सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एन। ये कैसा ग्रुप हो गया? ओइक, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम जो है नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला टॉपिक हमारे पास आता है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होती है? नाम समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन यानी जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहा करते हैं। कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है जनरली 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। पहला सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। पहला होगा सैचुरेटेड, दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जिसके अंदर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, यानी एल्केन। क्या? एल्केन। तो एल्केन क्या हो गया? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन हो गया जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये 2 हिस्सों में टूटेगा। पहला हिस्सा क्या होगा? एल्कीन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। दूसरा क्या होगा? एल्काइन, जिसके अंदर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर कार्बन के हैं। इसी तरीके से जो एल्कीन होगा, क्या होगा? एल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। CnH2n, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन।
नंबर ऑफ कार्बन। इसी तरीके से एल्काइन क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, n क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन हो गया। तो यहां पर एल्कीन हो गया जिसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन हो गए, जनरल फॉर्मूला हो गया दिस। तो हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पर n की वैल्यू डालो, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते जाओ। n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर कहां से स्टार्ट होगी, 1 से लेके अप टू कहीं तक भी जाओ। यहाँ पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, और यहाँ पर भी कहां से स्टार्ट होगी, 2 से। यानी मिनिमम वैल्यू यानी कि 2 होगी अनसैचुरेटेड वाले में, और सैचुरेटेड वाले में 1 होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास आता है एल्काइल ग्रुप। क्या आता है, एल्काइल ग्रुप, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेते हैं थोड़ा। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन किसी एल्केन का रिमूव करके उसे एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी जैसे CH4 था मेरे पास, इसका क्या नाम होता है, मीथेन। यदि मैं इससे एक H को हटा दूं तो क्या बनेगा, CH3, इसका क्या नाम हो गया, मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो ये क्या था, एल्केन, ये क्या हो गया, एल्काइल। क्या हो गया बेटा, एल्काइल हो गया। ये एल्केन हो गया, ये एल्काइल हो गया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R से। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, CnH2n+2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाना है, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CnH2n+1, CnH2n+1 इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहां पर डालते जाओ, n की वैल्यू मैंने 1 डाली तो क्या आया, CH3 मिथाइल। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आएगा C2H5 इथाइल। n की वैल्यू 3 पुट करोगे, क्या करोगे, n की वैल्यू 3 तो आएगा प्रोपाइल। तो इस तरीके से आता जाएगा जब तक निकालते जाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो अब हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, इन्हें क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे C4H10, C4H10 क्या है, एक कंपाउंड है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम सबसे पहले इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, 4 कार्बन है तो कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, तो हम कार्बन को एक लंबी चेन में जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या है, बाकी हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, यानी टेट्रावैलेंसी शो करता है। यदि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड वो बना चुका है कार्बन के साथ, तो बाकी के बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ बन गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गए। तो सबकी वैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई। यानी कार्बन ने हर जगह 4-4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है और हाइड्रोजन उसके साथ कनेक्टेड है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई ये। अब मैं क्या करूं, इसी सेम फॉर्मूला को रखते हुए यदि मैं इसकी एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दूं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उसकी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, यानी स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि वो आइसोमर्स हैं। और ऐसे फिनोमिना को जिसकी मदद से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन सकती हो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स रखते हुए, ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं आइसोमर। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फिनोमिना होगा उसे हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करूं, मैं इस पूरे CH3 ग्रुप को उठाऊं और उठाकर इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं। चलो करके देखता हूं। कार्बन, उधर का कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन मैंने जो के तू रखे हैं। यहां पर कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन ही है, नीचे क्या करा मैंने, ये CH3 ग्रुप उधर ले गया तो यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया, सिंगल बॉन्ड CH H।
अब यदि मैंने CH3 को वहां ले गया है तो H यहाँ पर आएगा, यानी ये H यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गिनो कार्बन गिनो, 1 2 3 4, चार कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10 हाइड्रोजन हो गए। तो C4H10, यानी कंपाउंड दोनों के दोनों क्या है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, यानी C4H10। लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गई, दोनों की अलग अलग हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, एक मिथाइल पहुंच गया। तो स्ट्रक्चर जो है अलग हो गई, स्ट्रक्चर अलग हो गई। तो इन्हीं को क्या कहेंगे कि ये क्या है, आइसोमर्स है। तो दीज स्ट्रक्चर आर आइसोमर्स टू ईच अदर एंड दिस फिनोमिना, और जो ये फिनोमिना है यानी ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म इस फिनोमिना कहलाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आइसोमर क्या होते हैं और आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म कब तक कैसे पॉसिबल होगा। सो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 4 और मोर देन 4 कार्बन एटम, यानी 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम हैं, तभी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। जैसे हम आइसोमेरिज्म ऑफ दिस का दिखाते हैं C5H12 का, इसका कैसे होगा। C5H12 से सबसे पहले तो एक सिंगल चेन बना लेते हैं 5 कार्बन की, कुछ ऐसी बन जाएगी 3 4 5, पहली स्ट्रक्चर हो गई है। अब मैं दूसरी स्ट्रक्चर में क्या करूं, इस CH3 को उठाकर इधर के हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दूं। तो कर रहा हूं मैं CH3 CH2 CH CH3। अब एक हाइड्रोजन यहाँ आया, मतलब ये ग्रुप यहाँ आया तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3। तो ये क्या हो गई, सेकेंड स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस CH3 को भी उठाकर इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो तीसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी यहाँ पर। यानी ये CH2 था, इसके साथ एक और जुड़ा तो ये हाइड्रोजन इधर आएगा तो CH3 CH3, यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है तो ऊपर CH3 आ चुका है। तो ये क्या हो गई, अलग स्ट्रक्चर हो गई। तो ये तीनों क्या हो गए, आइसोमेरिज्म फिनोमिना शो कर रहे हैं, यानी ये तीनों क्या हो गए, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोमर हैं। और जो ये फिनोमिना ये शो कर रहे हैं जिसकी मदद से ये अलग अलग स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12 रखते हुए, इसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो आपको यदि कोई कहे कि इसका आइसोमर बनाओ तो आप बना लोगे। क्या करोगे, सिंपल एक सबसे पहले लंबी कार्बन में जोड़ दो, फिर एक कार्बन को उठाकर एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दो, और ऐसा जब तक करते रहो जब तक आप डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है इथेनॉल। क्या आता है, इथेनॉल आता है। तो इथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, C2H5OH। ये क्या हो जाता है, इथेनॉल का फॉर्मूला हो जाता है। OH ग्रुप है, इसका मतलब ये एक एल्कोहलिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, इट इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्कोहल एंड ऑल्सो कॉल्ड जस्ट एल्कोहल। यानी ये जो इथाइल एल्कोहल है इसका एक और नाम होता है इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, तो ये क्या है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एल्कोहल है, और इसको कभी कभी हम एल्कोहल ही बोल देते हैं। इट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जितनी भी शराब आती है जैसे बियर रम वगैरह ये हो गई, तो इनके अंदर जो है इस इथाइल एल्कोहल का यूज करा जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होगा। इथेनॉल जो है उसके अंदर 5% पानी होता है। क्या, 5% पानी वाले इथेनॉल को हम क्या कहेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे। यानी स्पिरिट जो आती है ना, ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन आता है जो जनरली मेडिकल शॉप्स में यूज करते हैं, यानी डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं किसी जो आपके चोट वगैरह लग जाए उसको क्लीन करने के लिए, एज अ सेवलॉन की तरह यूज करते हैं, तो उसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। 100% प्योर एल्कोहल होता है, उसे हम एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। यदि आपके पास 100% प्योर एल्कोहल है तो उसे हम एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलेंगे। यदि हमारे पास ऐसा इथेनॉल है जिसके अंदर 5% पानी मिला हुआ है तो हम उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट बोल देंगे। क्लियर है। इस तरह की बोटल्स में जो है जनरली
एल्कोहल आता है। ये क्या है, एब्सोल्यूट है, इसके आगे लिखा है ना एब्सोल्यूट, इसका मतलब इसमें 100% C2H5OH है, इसके अंदर जरा भी मात्रा में पानी प्रेजेंट नहीं है। चलिए अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी ये इथेनॉल जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन क्या होता है, बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो इट कैचेस फायर इजीली एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी इथेनॉल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाएगा और साथ में हीट रिलीज करेगा। तो ये क्या हो गई, कंबशन रिएक्शन हो गई, यानी इस पर्टिकुलर इथेनॉल का जलना हो गया। तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन गया और साथ में हीट जो है वो रिलीज हो गई। सेकंड पॉइंट, इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल। इथेनॉल जो है एज अ फ्यूल यूज करा जाता है, ईंधन के तौर पर उपयोग करा जाता है, ठीक है। एंड आल्सो यूज्ड एज एडिटिव इन पेट्रोल। पेट्रोल्स के अंदर भी जनरली ऐड करा जाता है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर भी ऐड कर इसको यूज करते हैं। सेकंड आता है ऑक्सीडेशन इसका। जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे करेंगे, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से करेंगे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या क्या है, एसिडिफाइड KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराएं। तो इथेनॉल है, ऑक्सीडेशन होगा तो एक ऑक्सीजन इसके पास जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाता है यदि किसी इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करा जाएगा। क्लियर है, तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया है, तो ऑक्सीडेशन हो गया है। तीसरी रिएक्शन आती है इसकी सोडियम मेटल के साथ। यदि हम इथेनॉल की रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ तो क्या होगा, यदि हम इथेनॉल की रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ तो यहां पर क्या बनता है, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्कोहल। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड बर्न विद पॉप साउंड। In fact, all the alcohol react with sodium metal to give H2। यानी कि जितने भी अल्कोहल्स होते हैं वो जनरली सोडियम के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और जब हाइड्रोजन गैस कहीं पर भी बन रही है तो उसे हम कैसे जांचेंगे, कैंडल के साथ उसको लगाएंगे, मतलब कैंडल लगा देंगे तो जैसे ही H2 कैंडल के साथ होगी तो वो बर्न करेगी तो वहां पर पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हम रिएक्शन करा सकते हैं किसी भी सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि रिएक्शन करा दो इसकी किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, यानी रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। ये क्या है, इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो वाटर का लॉस करवाएगा, वाटर लॉस, फेवर्स वाटर लॉस, यानी वाटर का लॉस कराना पसंद करता है। अब वाटर का लॉस कराएगा तो यहां पर एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होगा क्योंकि वाटर का लॉस कराएगा कौन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एस्टर का बनना क्या कहलाएगा, एस्ट्रिफिकेशन कहलाएगा। एस्ट्रिफिकेशन या फिर इथाइल इथोनेट भी इसे कहते हैं, यानी जो एस्टर बना इसका नाम है इथाइल इथोनेट, और ये मोइन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड H2SO4, और जिसकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है कि हमें एक मीठी मीठी स्वीट स्मेल आने लगती है, किसकी, एस्टर की। यदि ऐसा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि एस्टर का फॉर्मेशन हो चुका है यदि हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को आपस में रिएक्ट कराया है। क्लियर है, जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखा रखी है, इसके अंदर कैसे करा रहे हैं रिएक्शन वो आपको दिखा रखी है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया जिसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं जनरली। इसके अंदर हमने क्या किया, नीचे इलेक्ट्रिक हीटर लगाया, हीट करने लग रहे हैं। इसके अंदर हमने इथेनॉल लिया है, इथेनोइक एसिड लिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड लिया है। अब धीरे धीरे हीट करोगे तो एवोपरेट होगा, एवोपरेट होके कंडेंसर के थ्रू जाएगा। अब कंडेंसर क्या होता है, जिसके अंदर हम कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो करते रहते हैं ताकि जो गैस यहाँ से आ रही है, यानी जो गैस सब्सटेंस आ रहा है वो कंडेंस हो सके, यानी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इकट्ठा कर सके। और इसके अंदर हमने क्या इकट्ठा कर लिया, एस्टर।
क्या इकट्ठा कर लिया, एस्टर। यानी इसको आपस में रिएक्ट कराएंगे, सब गैस बनेगा, गैस बनने के बाद कंडेंस होगा, कंडेंस होना मतलब, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यानी कंडेंस हो जाना। तो कंडेंस होकर यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो इस प्रोसेस से हम जो है एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू हम एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होने लगेगा, जब एस्टर बनेगा स्वीट स्मेल आने लगेगी, स्वीट स्मेल आते ही आप कह दोगे कि भैया एस्टर बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी डिहाइड्रेशन एल्कोहल का। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। जैसे हम कह देते हैं ना कि आज बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका मतलब पानी की कमी हो रही है, तो उसी को हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन होगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी पानी का लॉस कराना पसंद करता है। अब हमारे पास है CH3 CH2OH, इसके अंदर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे तो यहाँ से वाटर का लॉस होगा, यानी यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा। यदि यहाँ से H और OH जाएगा तो इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इथीन, यानी एल्कीन है ये। क्या है, एल्कीन, यानी अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या कह देते हैं बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल ने वाटर का लॉस कर दिया और इथीन का यानी एल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया है। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है एल्कोहल की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के क्या क्या यूज हैं उसके बारे में बात करने में, भैया बहुत यूज है इथेनॉल के। सबसे पहला, इथेनॉल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट की तरह यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर 95% अल्कोहल 5% वाटर होगा। एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं वाउंड्स के लिए, यानी जख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए तो वहां पर हम रेक्टिफाइड स्पिरिट को यूज कर सकते हैं, जख्म को साफ करने के लिए, सुखाने के लिए एक तरीके से यूज करा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, इज ऑल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग स्किन बिफोर गिविंग एन इंजेक्शन। इंजेक्शन देने से पहले स्किन को स्टेरिलाइज करना, थोड़ा साफ कर देना, ताकि यदि हम नीडल उसके अंदर चुभो रहे हैं तो उसके ऊपर जो जर्म्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर ना जाए, तो इसलिए उसको बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, स्टेरिलाइज कर लेते हैं थ्रू इथेनॉल। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन अल्कोहल ब्रेवरेजेस, जैसे बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, इन सब में यूज करा जाता है एज अ इंग्रेडिएंट। ठीक है, इनके थ्रू आप बियर, रम, विस्की को बनाते हैं। अगला पॉइंट, इथेनॉल इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एज अ सोलवेंट, सोलवेंट के तौर पर यूज करा जाता है, जैसे पेंट में, टिंचर ऑफ आयोडीन में, कफ सिरप्स में, परफ्यूम में, इन सब में इथेनॉल का भर भर के इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डाइज, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए डाई आती है, उनको यूज करा जाता है। कॉस्मेटिक्स में यूज करा जाता है। ट्रांसपेरेंट सोप्स, जैसे सोप आता है, पियर्स आते हैं, जैसे साबुन आते हैं ना अलग अलग कंपनी के, तो ये जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं उनके अंदर इथेनॉल का यूज करा गया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्कोहल के बारे में बहुत पढ़ लिया, अब इसके बारे में ये भी जान लें कि क्या हार्मफुल इफेक्ट है ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल के, यानी अल्कोहल को पीने से क्या हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट आते हैं हमारी हेल्थ पर। तो अल्कोहल टेंड टू स्लो डाउन द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी स्लो करता है और साथ ही साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन को जो है वो स्लो कर देगा। इसलिए तो आपने देखा होगा कि यदि कोई ड्रिंक करता है तो ड्रिंक करने के बाद थोड़ा कॉन्शियसनेस नहीं रहती, यानी मतलब एक तरीके से एक्टिव नहीं रहता, वो थोड़ा पैसिव हो जाता है, मतलब लेटने लगता है, आराम करने लगता है, दिमाग उसका काम नहीं करता है। सेकंड, वो लूज करने लगता है जजमेंट, फीलिंग या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी हाथ पैर में कोई कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पैर ज्यादा मूव नहीं कर सकते, इस तरीके की प्रॉब्लम आने लगती है यदि हम अल्कोहल को ज्यादा ड्रिंक करते हैं। अगला आता है मिथाइल अल्कोहल के बारे में। यदि कोई व्यक्ति मिथाइल अल्कोहल को ड्रिंक कर लेता है तो उससे क्या होगा, इट रिएक्ट्स रैपिडली एंड कोगुलेट प्रोटोप्लाज्म, इट अफेक्ट्स ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, यानी यदि आप मिथेनॉल को पी लो, कौन, मिथेनॉल यानी मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH, इसको यदि आप ड्रिंक कर लेते हैं तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं यदि आपने बहुत ज्यादा मात्रा में इसको ड्रिंक कर लिया है। तो इसलिए जब कभी भी जो है जनरली इथेनॉल को ही ड्रिंक करा जाता है, मिथेनॉल को कोई ड्रिंक नहीं करता। सेकंड, इनटेक ऑफ इट इवन इन स्मॉल क्वांटिटी कोज दैट, यानी बहुत थोड़ा भी पियोगे तब भी आप मर जाओगे,
इट इज मिक्स्ड इन रेक्टिफाइड स्पिरिट टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी इसको मिथाइल एल्कोहल को हम मिक्स कर देते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट में, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको ड्रिंक ना करे, पिए ना। और इस तरह के जो एल्कोहल होते हैं उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। यानी डीनेचर्ड एल्कोहल हम कहा कहते हैं यदि हमारे पास कोई एल्कोहल है जो रेक्टिफाइड स्पिरिट और मिथाइल एल्कोहल से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड मतलब CH3 COOH, या फिर एसिटिक एसिड को भी इसको नाम देते हैं जनरली, कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। ठीक है। सो 5 से 8% सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर क्या कहलाता है? विनेगर। यानी जो सिरका होता है उसके अंदर केवल 5 से 8% में इथेनोइक एसिड पाया जाता है, जो कि यूज करा जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। यानी पिकल्स में, अचार वगैरह में यूज करा जाता है, चाउमीन वगैरह में भी यूज करा जाता है विनेगर। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 290 केल्विन। जो इथेनोइक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है, और ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर। विंटर के दौरान जो है इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज इज RCOOH। यानी यदि यहाँ पे R की वैल्यू CH3 रखूंगा तो COOH, ये क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। यदि मैं C2H5 रखूंगा तो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होमोलॉगस सीरीज बन जाती है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है? H होता है। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है, और ये होमोलॉगस सीरीज का मेंबर नहीं है। क्या नहीं है? होमोलॉगस सीरीज का मेंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इथेनोइक एसिड की? तो सम कॉमन एसिड्स इज फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड इज दिस, एंड प्रोपेनोइक एसिड। ये कुछ एसिड्स होते हैं जिसको हम पढ़ा करते हैं जनरली इथेनोइक एसिड के अंदर। तो इथेनोइक एसिड जो है एसिडिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सेकंड पॉइंट, एथेनोइक एसिड टर्न्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर टू ऑरेंज, शोइंग इट्स pH इज 4। यानी इसकी pH लगभग 4 होती है। तो ये कैसा एसिड हो गया? वीक एसिड हो गया। कौन? इथेनोइक एसिड, CH3COOH। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न्स इट रेड, शोइंग pH 1। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यानी HCl, वो pH 1 दिखाता है, वो pH 1 दिखाता है। और कलर कैसा दिखाता है? रेड कलर दिखाता है, जबकि ये ऑरेंज दिखाता है। इसका मतलब ये कैसा है? वीक एसिड है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पर सोल्ट बनेगा, यानी साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का सोल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ में वाटर और CO2 जो गैस वो रिलीज हो जाएगी दोनों जगह। यानी या तो आप इसको रिएक्ट करा लो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ, दोनों जगह सोल्ट बनेगा इथेनोइक एसिड का, और साथ में CO2 और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी आती है बेस के साथ, क्योंकि ये क्या है? एक एसिड है। ये क्या है? एक एसिड है, और ये क्या है? एक बेस है। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, और साथ में वाटर बनता है। तो ये सिंपल रिएक्शन हो जाती है इसकी, क्योंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड होता है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है अल्कोहल के साथ। अभी जो हमने सेम रिएक्शन पढ़ी वही है, एस्टरिफिकेशन होता है, यानी एस्टर का बनता है। तो एस्टर बन रहा है यहाँ पर कैसे? अल्कोहल के साथ। जब कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड कंबाइन होगा तब यहाँ पर क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। अल्कोहल कौन सा है यहाँ पे? इथेनॉल। तो एस्टर कौन सा बनेगा? इथाइल इथेनोएट। कैसा बनेगा? इथाइल इथेनोएट नाम का एस्टर यहाँ पर बनेगा। साथ में वाटर का लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब इंपॉर्टेंट यूजेस देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड के क्या यूज है? सबसे पहला, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, सॉसेज, इन सब में बनाने में, खाने की चीजों में, ज्यादातर चाइनीज बनाने में इसका यूज करा जाता है विनेगर का। सेकेंड, फॉर मेकिंग सेल्यूलोज एसिटेट विच इज इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल फाइबर। सेलुलर एसिटेट बनाने के काम आता है, जो कि एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। मैन्युफैक्चरिंग में एसीटोन की, जो कि परफ्यूम में यूज करा जाता है, परफ्यूम्स में एसीटोन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करा जाता है इथेनॉल का, सॉरी इथेनोइक एसिड का। इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, पेस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल, इसके अंदर भी यूज करा जाता है इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड आएगा, क्या आ जाएगा? इथेनोइक एसिड आएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टी बात करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो कंबशन है। कंबशन, कंबशन का मतलब होता है बर्न करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट, यानी C+O2 ये क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा यानी कंबशन होगा तो CO2 बनेगा। इसी तरीके से मीथेन, एक कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो CO2 + H2O बनेगा, साथ में हीट रिलीज होगी। इसी तरीके से ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा और हीट रिलीज होगी। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो जनरली क्लीन फ्लेम देते हैं, जो अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं विद अ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का मतलब, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। लेकिन अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बर्न होता है विद येलो फ्लेम, कुछ येलो फ्लेम होगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी येलो फ्लेम होगी, लेकिन कुछ अमाउंट में येलो फ्लेम होगी, पूरी की पूरी ब्लू फ्लेम नहीं होगी। इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब बर्न होगा, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, इसके अंदर जो रिएक्शन आती है वो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे यहाँ पर क्या है, इथेनॉल है, इसका क्या कराना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। किसकी प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन करेंगे और इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर डालेंगे। चलिए अगली रिएक्शन हमारे पास आती है एडिशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज प्लेटिनम और निकल। यानी होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने ले ली, क्या नाम है इसका, ईथीन। ईथीन मैंने ले लिया, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसे कन्वर्ट कर रहा हूं सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड मतलब सब के सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे कार्बन, यानी कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया, इथेन। एथीन से इथेन बना है। यहाँ पर कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाँ यहाँ और यहाँ जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ेगा और ये इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पे यूज, निकिल होगा या प्लेटिनम होगा, या प्लेटिनम भी यूज कर लेते हैं। यानी नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये वाले कैटलिस्ट इसके अंदर यूज करे जाते हैं ताकि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ये कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे तो एडिशन हाइड्रोजन का यहाँ पर नहीं होगा और आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं मिलने वाली। क्लियर है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकिल कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब वेजिटेबल ऑयल जो सिंपल यूज करते हैं हम घरों में ऑयल, वो कैसा होता है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बटर। वो क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। वेजिटेबल ऑयल जनरली कंटेन लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो वेजिटेबल ऑयल हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल नहीं होता है, बेनिफिशियल होता है। सो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। यही कारण है कि हम ऑयल का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट को रखता है, यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है किसके अंदर, बटर हो गया या फिर आपके पास कोई एनिमल फैट हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, रिप्लेस कर दे। So in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. जैसे CH4 है, यदि इसके अंदर मैं Cl2 ऐड करता हूं in presence of sunlight, तो यहाँ पर क्या होगा, एक Cl एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा।
और HCl निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर ये हाइड्रोजन अब दोबारा Cl2 के साथ कंबाइन करी जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl2 बनेगा। अब दोबारा Cl2 के साथ कंबाइन करें ये सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CHCl3 बनेगा। अब दोबारा Cl2 आ जाएगी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CCl4 बना लेगी। इसका मतलब जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर दे रही है हाइड्रोजन को। तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी एक एलिमेंट की जगह, एक एटम की जगह दूसरे एटम का आ जाना, यानी रिप्लेस कर देना, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। इसी प्रकार की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। अभी सब्स्टिट्यूशन कब तक होगा, जब तक सारे के सारे एटम ना बदल जाएं। जब तक सारे के सारे एटम ना बदल जाएं तब तक सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा। क्लियर है। और जो ये नाम होता है CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड को ही हम जानते हैं क्लोरोफॉर्म के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। सोप क्या होते हैं, सोप और डिटर्जेंट आर फैटी एसिड्स होते हैं। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, कौन किस प्रकार के फैटी एसिड से मिलकर बना है। सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप। यानी जो सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड के सॉल्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सोप्स बोलते हैं। जैसे कि सोप मॉलिक्यूल है सोडियम पैलामाइटेट, ये हो गया, जिसके अंदर कार्बन की बहुत लंबी चेन है, बाद में COO नेगेटिव Na पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो गया, एक सोप हो गया। लेकिन डिटर्जेंट क्या होंगे, वो अमोनियम यानी NH4 पॉजिटिव, सल्फोनेट यानी SO3 माइनस, इसकी एक लॉन्ग चेन होगी हाइड्रोकार्बन की, उससे मिलके बने हुए। कितनी, 12 से 18 कार्बन की एक लंबी चेन होती है। जैसे यहाँ पर चेन बनी हुई है, ये चेन होगी और बाद में कुछ ग्रुप जुड़ा होगा अमोनियम का या सल्फोनेट का। एग्जाम्पल डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, सिट्राइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, सिट्राइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसका ये स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं रखना है, ना सोप का ना डिटर्जेंट का, बस ध्यान रखना है। अच्छा है, कुछ इस तरीके से इनके अंदर एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और बाद में छोटे ग्रुप लगे होते हैं। यदि वहां पर जुड़ा हो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट जुड़े हों तो उसे बोलेंगे सोप। यदि वहां पर अमोनियम या सल्फोनेट के सॉल्ट जुड़े हों तो उसे क्या कह देंगे हम, डिटर्जेंट कह देंगे। चलिए अब डिटर्जेंट, और इससे पहले हम जान लेते हैं पानी कितने प्रकार का होता है। भाई कपड़े धोने तो पानी चाहिएगा। अब पानी को देख लेते हैं। पानी दो प्रकार के होते हैं जनरली, पहला हार्ड वाटर, दूसरा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर की बात करें तो क्या होता है, वाटर विच प्रोड्यूसेस लेदर या फोम, मतलब झाग दे, ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग को प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। वो वाटर हो जाएगा सॉफ्ट। एग्जाम्पल जैसे रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, ये सब क्या है, झाग प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये झाग प्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब ये कैसे पानी है, सॉफ्ट वाटर है। कैसा वाटर है, सॉफ्ट। यदि वाटर कोई झाग नहीं देता है या बहुत कम देता है, इस तरह के वाटर को क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। जैसे कोई सी का पानी है यानी समुद्र का पानी है, किसी नदी का पानी है, कोई स्प्रिंग वाटर है, लेक वाटर है, या फिर ट्यूबवेल का पानी है, हैंडपंप का पानी है, वो सब क्या है, जनरली झाग नहीं देते किसी के साथ, साबुन के साथ, या फिर बहुत कम झाग देते हैं। इस तरह के वाटर को हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मतलब जो झाग दे साबुन के साथ, और हार्ड वाटर जो साबुन के साथ झाग ना दे। अब ये हार्डनेस आ कहां से रही है, मतलब कोई पानी हार्ड और सॉफ्ट कैसे हो सकता है, उसके क्या कारण है, उसके कारण है उसके अंदर प्रेजेंट आयंस। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, यानी इसके कारण ये आयन आ गया पानी के अंदर तो पानी हार्ड हो गया। क्लोराइड आ गया यानी Cl माइनस हो गया तो पानी हार्ड हो गया। सल्फेट आ गया, SO4 2 माइनस आ गया तो पानी हार्ड हो गया। किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट्स, ये सब प्रेजेंट हो जाते हैं यदि किसी वाटर के अंदर, तो वो वाटर जो है उतना ज्यादा हार्ड होता जाएगा। यानी जितने ज्यादा आयंस होंगे इन सब के, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, क्लोराइड के, सल्फोनेट के या फिर बाइकार्बोनेट के, तो उतना ज्यादा वाटर जो है वो हार्ड होता जाएगा। चलिए तो बात कर लेते हैं अब हम एडवांटेज। क्या एडवांटेज है फिर डिटर्जेंट की, यानी हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, तो उसके साथ यदि हम सोप को यूज कर रहे हैं तो झाग कम आएंगे। झाग कम आएंगे तो आपको पता ही होगा कपड़े कम धुलेंगे अच्छे से। तो उसका सॉल्यूशन क्या है,
उसका सॉल्यूशन है डिटर्जेंट। लेकिन ऐसा क्यों है कि डिटर्जेंट उसका सॉल्यूशन है? सो एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर वॉशिंग पर्पस, उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर वाइडली यूज्ड दीज डेज एज क्लीनाइजिंग एजेंट। यानी इस वक्त जो सिंथेसाइजिंग कर रहे हैं हम किसकी, डिटर्जेंट्स की, लैब में बना रहे हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। उन डिटर्जेंट का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग करा जाता है क्लीनिजाइजिंग पर्पस के लिए, यानी कपड़े साफ करने के लिए। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं इनका। वेयर एज सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, जहां पर सोप को यूज नहीं कर सकते। क्यों सोप को यूज नहीं कर सकते? क्योंकि सोप जो है वो झाग नहीं देता हार्ड वाटर के अंदर। लेकिन यदि हम वहां पर डिटर्जेंट यूज करते हैं तो वो हार्ड वाटर में भी लेदर यानी झाग यानी फोम को प्रोड्यूस करेगा। फोम को प्रोड्यूस करेगा तो कपड़े अच्छे से धुल जाएंगे, ये एडवांटेज है। इफ वी यूज सोप इन हार्ड वाटर इट विल फॉर्म कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। यानी यदि हम किसी भी कपड़े को साल्ट के साथ, सोप के साथ धो देते हैं तो वहां पर क्या होगा, एक कर्डी प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी एक मैले कलर का मैला सा प्रेसिपिटेट बन जाता है जो पानी में उस कपड़ों के साथ चिपक सकता है। सो दीज प्रेसिपिटेट आर आइदर थ्रोन आउट और स्टिक टू द सरफेस ऑफ द क्लोथ। क्लोथ की सरफेस से चिपक गया तो कैसे साफ हो जाएगा आपको क्लोथ, बताइए। और इसी प्रेसिपिटेट को, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। यानी सोप का हार्ड वाटर के अंदर एक कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाना, उस व्हाइट प्रेसिपिटेट को ही हम क्या बोलते हैं, स्कम के नाम से जानते हैं। जो कि यदि पानी के अंदर बन जाए तो या तो वो निकल सकता है, अगर नहीं निकलेगा तो वो कपड़े के साथ चिपक जाएगा, और कपड़े के साथ चिपक जाएगा तो कपड़ा साफ नहीं होगा। इस वजह से हार्ड वाटर के अंदर जो है हमारे क्लॉथ अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोप के बारे में। किसके बारे में? सोप के बारे में। तो सोप के दो एंड होते हैं, यानी जो सोप का मॉलिक्यूल है, जैसा हमने अभी डिस्कस करा, सोप के मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड होंगे। पहला होगा हाइड्रोफिलिक जो कि डिसोल्व करेगा वाटर को अपने अंदर, दूसरा एंड होगा हाइड्रोफोबिक जो डिसोल्व करेगा हाइड्रोकार्बन को। पहला हाइड्रोफोबिक, दूसरा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, सोप के मॉलिक्यूल हो गए, तो इसके एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या है, ये हेड, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, ये टेल। ये क्या हो गई, टेल हो गई। ये क्या हो गया, हेड हो गया। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, यानी जो पानी से प्यार करता है। हाइड्रोफोबिक जो वाटर को हेट करता है, यानी वाटर हेटिंग। ठीक है, जो वाटर को प्यार करे वो वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी जो ब्लैक कलर की हेड्स हैं ये क्या करेंगी, वाटर से प्यार करेंगी। वाटर से प्यार करेंगी तो पानी के अंदर डूबी रहेंगी। दूसरा क्या है, वाटर हेटिंग पार्ट। वाटर हेटिंग पार्ट क्या करेगा, वाटर से नफरत करेगा। वाटर से नफरत करेगा तो वाटर के साथ नहीं जुड़ेगा। वाटर के साथ नहीं जुड़ेगा तो किसके साथ जुड़ेगा, जो उसके ऊपर गंदगी लगी है, यानी उसके ऊपर जो गंदगी लगी है उसके साथ कंबाइन होगा। तो यानी ये जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे ही पानी के अंदर गिरोगे ना आप, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्यों ऐसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, यदि सोप ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा तभी पॉसिबल है कि उसका जो ये हेड पार्ट है वो पानी के अंदर हो और बाकी पार्ट जो है वो पानी से दूर रह सके, क्योंकि वो पानी को पसंद नहीं करता। तो ये सारा जो हेड पार्ट है ये पानी के अंदर रहेगा, और ये जो सारा का सारा पार्ट है ये यहाँ पर बीच में जो मैं रेड कलर का कर रहा हूं ये क्या है, जो गंदगी लगी है उस कपड़े पर उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्योंकि ये कैसा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी वाटर से रिपेल करता है। तो वाटर के साथ ना रहकर गंदगी को अपने अंदर संभालेगा, मतलब गंदगी इसके बीच में आ जाएगी और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो उसको आपस में कवर कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे कपड़े धुलते हैं। तो अब इसके बारे में ही हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है और कैसे हमारे जो क्लोथ्स हैं वो क्लीन होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें होता क्या है कि यहाँ पर हमने एक क्लॉथ लिया है, ठीक है, ये एक तरीके से क्लॉथ का पीस है, उसके ऊपर ये डर्ट लगी है। क्या लगी है, डर्ट लगी है, ग्रीस लगी है या ऑयल लगा है। क्लियर है। अब होगा क्या, जैसे ही हमने सोप डाला ये सोप के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, आ गए सोप के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब जैसे ही सोप के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर दो पार्ट है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करेंगे, वाटर के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, यानी वाटर होगा यहाँ पर उसके साथ कंबाइन होंगे। ये डर्ट क्या है, वाटर तो नहीं है, यानी ऑयल है। ऑयल है तो किसके साथ कंबाइन करेगा, वाटर हेटिंग पार्ट के साथ, यानी धीरे धीरे
वाटर लविंग पार्ट जो है वो इसके नीचे कवर होता रहेगा धीरे धीरे, जैसे अब गोलाई बन गई ना, इस तरीके से कंबाइन करते रहेंगे अपना आपको। ये जो हेड पार्ट है, यानी जो ये ब्लैक कलर का हो रखा है जो मैं करके दिखा रहा हूँ अभी, ये ब्लैक कलर का क्या है, पानी के साथ इंटरेक्ट करता रहेगा और ऐसी एक गोल गेंद बन जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। तो ये मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है पानी के अंदर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये डर्ट जो है इसके बीचों बीच आ जाएगी, डर्ट ये बीचों बीच आ गई और वाटर लविंग पार्ट जो है वो चारों तरफ हो गया, यानी वो पानी के अंदर हो गया। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से बॉल बन गई पानी के अंदर, एक तरीके से बॉल बन गई। अब ये इजीली क्लीन आउट हो सकती है क्योंकि मिसेल बन गई, गेंद बन गई एक तरीके से। पानी को आप बार बार धोओगे तो पानी के थ्रू धोकर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है हमारे क्लॉथ को क्लीन करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑयल ड्रॉपलेट हो गई, यानी ग्रीस हो गई उसके बीचों बीच। और चारों तरफ ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, टेल वाला। कैसा पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक। और जो पर्पल पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये पानी के अंदर प्रेजेंट होगा। यानी पानी के अंदर प्रेजेंट होकर इसने क्या कर लिया, डर्ट को अपने अंदर घेर लिया। अब घेर लिया तो डर्ट जो है पानी से अलग हो जाएगा, जैसे ही हम पानी को साफ करते रहेंगे बार बार। क्लियर है। चलिए, तो आपको लिखना कैसे है, यदि एग्जाम में आने लगे कि क्या प्रोसेस होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दीज मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, कौन मॉलिक्यूल, मिसेल, यानी सोप के मॉलिक्यूल्स के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। क्या शक्ति है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो पार्ट हैं जो क्या करते हैं, उसे इस तरीके से घेर लेते हैं कि वो पानी से अलग हो जाए। कौन, डर्ट। दिस इज अचीव्ड बाय फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic end are on the surface of the cluster. This formation is called micelle. तो ये जो गोल कलर का गोला बना है यही क्या हो जाएगा, मिसेल हो जाएगा। यानी इसका क्या नाम हो गया, मिसेल, जिसके अंदर जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और बाहर जो ये पिंक पर्पल कलर का दिखा रखे हैं गोले गोले यानी हेड, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे। अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ऑयल या डर्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल्स इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। यानी मिसेल के बीच में कलेक्ट हो जाएगी ऑयल या डर्ट, तो उसको इजी होगा रिमूव करना। सो द मिसेल स्टे इन द सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्शन। यानी जो ये डर्ट है, जो क्या है, ये डर्ट ये बीचों बीच आ गई। अब इस तरीके की जो मॉलिक्यूल्स हैं मिसेल के, ये कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे। अब क्योंकि बाहर सबके पास क्या है, Na पॉजिटिव आयन है, यानी सबके सब पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से जो दूसरी गेंद होगी उसके पास भी Na पॉजिटिव आयन होंगे यहाँ पर सरफेस पे, तो आपस में क्या करेंगे, रिपेल। अब आपस में रिपेल करेंगे तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर दोबारा डर्ट बैठेगी तो नहीं, वो अलग ही रहेगी। इस तरीके से ये क्या है, हम क्लोथ्स को धो सकते हैं। सो दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज रिंस्ड अवे इजीली। दीज सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, हेंस अ सोप सॉल्यूशन इज अपीयर क्लाउडी। इसकी वजह से जो सोप का सॉल्यूशन है वो क्लाउडी अपीयर करने लगता है, यानी झाग उसके अंदर बनने लगते हैं। तो जितना ज्यादा झाग बने इसका मतलब उतना ज्यादा मिसेल का फॉर्मेशन हुआ, उतना ज्यादा मिसेल का फॉर्मेशन हुआ, उतना ज्यादा जो डर्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट ने घेर लिया उसे। अगर घेर लिया तो जल्दी क्लीन हो जाएगा हमारा क्लॉथ। तो इस तरीके से हम क्लीनाइजिंग एक्शन की बात करते हैं किसी भी क्लॉथ की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो वन शॉट है वो खत्म होता है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, कार्बन के बारे में देख लिया, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में देख लिया, एलोट्रोप्स के बाद हमने देख लिया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर डिफरेंट कंपाउंड देख लिए, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉइक एसिड होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमने देख लिया किस किस तरह की रिएक्शन जो है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएगा, फिर उसके बाद आपस में कंबाइन होकर एस्टर का फॉर्मेशन कर देंगे। ये सब हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, क्या मिसेल होता है, मिसेल को कैसे समझा जाता है कि मिसेल की मदद से हम जो क्लॉथ्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने समझ लिया वाटर दो तरह के होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। तो ये सा हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड का वन शॉट। तो आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर जो आ रहे हैं आपके एग्जाम में इस बार 10th के बोर्ड में, वो भी हमने चैनल पर अपलोड कर दिए। वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, ऊपर आपको बेल आइकन जो दिया है वहीं पर आपको एक आई बटन के अंदर
मिल जाएंगे सारी चीजें, जिसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आप सब चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।